चूंकि आपने क्लैश तो देखा ही होगा। एक क्लैश ये चलता है कि विधायिका अपने आप को सुप्रीम कहती है कि साहब हम कानून, कोई भी कानून बना सकते हैं, कानून बनाने की हमें नेचुरल पावर है, इस वजह से हम सुप्रीम हैं, संप्रभु हैं, सबसे ताकतवर हैं। जैसे कि इंग्लैंड की विधायिका है, वहां पे पार्लियामेंट कोई भी कानून चाहे वो बना सकती है, और वो कानून को ना तो कोर्ट या न्यायपालिका ये घोषित करके ये कानून गलत है रोक सकती है, और ना ही कार्यपालिका ऐसा कुछ कर सकती है कि उसको कानून न बनाने दे। ये इंग्लैंड की हालत है। अमेरिका में जो पोजीशन है वो ये है कि न्यायपालिका की सुप्रीमसी है, और किसी कानून को न्यायपालिका ने ये घोषित कर दिया ये गलत है या कानून ये है, तो वैसा ही कानून बनाना पड़ेगा उसको। विधायिका कुछ नया कानून नहीं बना सकती है, उसी के हिसाब से ही उन्हें कानून बनाना पड़ेगा। तो अमेरिका में जुडिशियल सुप्रीमसी चलती है, न्यायपालिका की संप्रभुता चलती है। लेकिन इंडिया में जो सिचुएशन है वो ये है कि ना तो जुडिशरी सुप्रीम है, ना विधायिका सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। और कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि लोगों ने बनाया है, तो अप्रत्यक्ष तौर पर इनडायरेक्टली देखा जाए तो इंडिया के लोग सुप्रीम हैं। अब यहां पर केवल एक चीज का इंपॉर्टेंस या एक चीज का फायदा जुडिशरी को है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया गया है, स्वतंत्र बनाया गया है, और उसको ये शक्ति दे दी गई है कि जब भी कोई कानून गलत बनाया जाएगा जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ होगा, संविधान के खिलाफ होगा, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होगा, तो उस कानून को शून्य घोषित कर सकती है। ये कह सकती है ये साहब कानून गलत है, इस वजह से ये कोई कानून ही नहीं है। ये न्यायिक पुनर्वलोकन या जुडिशियल रिव्यू में उसको ये पावर है। तो उसको एक एक्स्ट्रा एज, जिसको हम कहते हैं कि एक विशेष फायदा तो मिला हुआ है न्यायपालिका का, कि न्यायपालिका को ये शक्ति संविधान ने ही दे रखी है कि कोई कानून चाहे वो कार्यपालिका बनाए, चाहे वो विधायिका कोई कानून बनाए, लेजिस्लेचर, और चाहे वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कोई कानून बनाए, उसको शून्य घोषित करने की पावर उसको है कि वो कानून अगर संविधान के हिसाब से गलत है तो उसको वो शून्य घोषित कर सकती है। तो जुडिशियल रिव्यू का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि जो जुडिशरी है न सिर्फ सिटीजन के बीच में जो झगड़े होते हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करती है, बल्कि जो सिटीजन और पीपल के बाद में स्टेट के बीच जो नागरिकों से झगड़े होते हैं उनको भी डिसाइड करती है कि अगर कोई सिटीजन के अधिकार कोई स्टेट छीन रही है। और आपको पता है स्टेट हम दो सेंस में यहाँ पे यूज़ करते हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र, वो भी स्टेट है जिसे हम होल इंडिया बोलते हैं। नहीं तो तुम्हारा क्लास नहीं है अभी, में बात करते हैं। पहले वाले की लगाते हैं, पहले वाली, हाँ वो अटेंडेंस लगाते हैं। तो जो है इस वजह से न्यायपालिका को एक एक्स्ट्रा एज मिली हुई है, क्योंकि उसको ये शक्ति संविधान ने दी है कि वो कानून अगर कोई गलत है तो उसको शून्य घोषित कर दे। अब चूंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है, और ज़्यादातर देशों में संविधान ही सुप्रीम लॉ होता है। सबसे जो सर्वोच्च विधि होती है, ताकतवर विधि होती है देश की, वो संविधान ही होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी अगर कानून होगा तो उसको शून्य घोषित किया जा सकता है, वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। और ये करने का काम, क्योंकि नेचुरल जो काम है जुडिशरी का, कानून को चेक करना है, कानून की व्याख्या करना है, कानून का मतलब बताना है, जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। तो
यहाँ पर संविधान के जो कानून बने हैं उनका मतलब बताएगा, कौन बताएगा? जुडिशरी बताएगी। और जुडिशरी अगर ये देखती है कि कोई भी कानून संविधान के खिलाफ है तो उसको जीरो घोषित करना, इनवैलिड घोषित करना, शून्य घोषित करने की शक्ति जो है वो न्यायालय या कोर्ट की होती है। तो जुडिशियल रिव्यू के द्वारा ये काम किया जाता है कि न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में दी है कोर्ट को, उसके थ्रू वो ऐसा काम करते हैं। तो सारा जो सरकारी प्रोसेस है इसमें जुडिशियल रिव्यू की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, एक इम्पोर्टेंट जो है रोल हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के कई प्रोविजन ऐसे हो सकते हैं जिसका मतलब विधायिका अपने हिसाब से लगाए या कोई स्टेट अपने हिसाब से उसका अर्थ लगाए कि मेरे लिए फायदा जो दिख रहा है मैं उसका मीनिंग वो बना लूं। कानून कोई बना हुआ है, मुझे दिख रहा है कि इस तरह से इसका मतलब लगाने में मुझे फायदा हो रहा है तो मैं मतलब उस तरीके का लगा सकता हूं। तो कई प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के कानून ऐसे हो सकते हैं जिसका फायदा कोई अथॉरिटी उठा सकती है। और अगर कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, इंडिपेंडेंट का मतलब कोई एक स्वतंत्र प्राधिकारी बनाया गया है कि आपको पावर है कि आप मतलब बताओ, और आपका दबाव ना तो जुडिशरी विधायिका का आप पे दबाव चलेगा, ना ही कार्यपालिका का आप पे दबाव चलेगा। जैसे कि आप देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू कि जो डीएम होते हैं, अगर डीएम जो होते हैं वो कार्यपालिका के ऑफिसर होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, ठीक है ना। अब कोई मंत्री अगर उनको चाहे, जो कि लेजिस्लेचर में होता है, विधायिका में होता है, कि अगर उनका ट्रांसफर करवाना चाहे तो वो ट्रांसफर करवा सकता है। तो दबाव चल रहा है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, किसका? विधायिका का। लेकिन न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है इंडिया में, और इस वजह से बनाया गया है कि किसी जज का ट्रांसफर कोई एमपी एमएलए कराना चाहे कि साहब मैं दूसरी जगह भिजवा दूं इनको, तो वहां पर वो ऐसा नहीं करवा सकता है, क्योंकि न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है। तो न्यायपालिका को इसी वजह से ये शक्ति दे दी गई है क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली किसी कानून का मतलब बताएगी, और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होने के नाते किसी के प्रेशर में भी नहीं आएगी। क्योंकि हम कानून तो बना दें और कानून का रक्षा करने वाला या कानून का मतलब बताने वाला ऐसा व्यक्ति बना दें जो कि किसी के दबाव में काम करे, तो कानून का मतलब कुछ नहीं रह जाता है, ठीक है ना। मैंने कोई कानून बना दिया, मुझे पता है कि ये तो मेरे खिलाफ ही बोलेगा, ठीक है ना, तो इस तरह के कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इस तरह का पर्सन होना चाहिए या इस तरह की अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हो, आज़ाद हो, और उसको हम ये पावर दे दें कि वो मतलब बताए कि सही क्या है, गलत क्या है। कल एक बात हो रही थी किसी ने, तो वो अपनी बात कह रहे थे, मैं अपनी बात कह रहा था। मैं कह रहा था मेरा ये काम कर दो, वो ये कह रहे थे कि नहीं करूँगा। मैंने ये, अब उन बातों ही बातों में इस तरह की बात निकली कि मतलब उन्होंने अपना एक कंटेंशन दिया, अपना एक व्यू रखा। अब बोलते हैं कि साहब मेरी बात कोई गलत कह दे तो बताना। मैंने कहा आप मैं तो यहाँ पे तो आपसे कुछ बात नहीं कह रहा, लेकिन कोई इंडिपेंडेंट आदमी होगा, निष्पक्ष आदमी होगा, उसके सामने मैं अपनी बात रखूंगा, तब वो तय करेगा कि आपकी बात सही है या मेरी बात सही है। अब मुझे पता है कि मैं यहाँ पे किसी से पूछूंगा, वो कहेगा नहीं साहब आप गलत हैं, तो आप अपनी बात सही कहेंगे, मैं अपनी बात सही कहूंगा, और मैं किसी तीसरे से मिलूंगा, वो मेरी बात समझ नहीं पाएगा। तो उतनी कैपेबिलिटी वाला इंसान होना चाहिए जो कि बात को समझ भी पाए और सही गलत का उस क्षमता के साथ कि वो चीजों को समझ के निष्पक्षता के साथ निर्णय कर पाए। तो जुडिशरी में वो क्षमता है। आपको पता है कि जुडिशरी इंडिया की हालांकि कुछ
मतलब उसने शानदार काम किया है और उसमें मतलब काबिल लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट इस वजह से बनाई गई है कि कोई भी राजनीतिक दबाव से फ्री होकर ये काम करे और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बताए। अब देखिए, जो जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है वो अमेरिका से शुरू हुआ और मार्बरी वर्सेस मेडिसन का एक केस है, उसमें इस बात की शुरुआत हुई कि न्यायपालिका ने जो है न्यायिक पुनर्वलोकन या जुडिशियल रिव्यू की पावर अपने हाथ में ली और ये कहा कि संविधान ने हमको ये शक्ति दी है कि हम कानूनों को व्याख्या कर पाए। और उन्होंने ये कहा कि जो कांग्रेस है अमेरिका में, जो कानून बनाने वाली बॉडी है, उसको कोई कानून पास करती है तो हम उसको चेक करेंगे सही है या गलत है। और कोर्ट ने ये भी माना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुद ये कह रहा है कि लेजिस्लेचर की जो शक्तियां हैं उनको बता भी रहा है कि ये शक्तियां हैं और उनको लिमिटिफाई भी कर रहा है, सीमा भी बता रहा है, सीमित भी कर रहा है कि ये शक्तियां असीमित नहीं है कि कोई भी कानून बना दो। कानून बनाने की शक्ति अगर है तो कोई भी कानून बनाने की शक्ति नहीं है। तो कानूनों की परिभाषा दी है और कानूनों पर सीमा भी बता रहा है कोई भी संविधान। तो संविधान का कांग्रेस तो अपने हिसाब से मतलब लगाएगी। कांग्रेस से मतलब जो कानून बनाने वाली बॉडी है लेजिस्लेचर, वो तो ये कहेगी कि साहब ये कानून का मतलब ये है। तो जुडिशरी ने ये कहा कि भाई हमें मतलब बताने की पावर है, इंटरप्रिटेशन करने की पावर है और लेजिस्लेचर जो है वो हर बार इसको अगर किस तरह का कानून बनाती है जो कि संविधान के खिलाफ है तो हम हर बार उस कानून को शून्य घोषित कर देंगे। तो इसके बाद में भारत में क्या पोजीशन है, ये तो इंग्लैंड से शुरुआत हुई जुडिशियल रिव्यू की। एक हिस्टोरिकल, एक ऐतिहासिक हमने बात बताई कि इस तरह की जब बात हुई तो हमारे यहाँ आपको पता है आज़ादी से पहले क्या पोजीशन थी कानूनों की। वहाँ पे जो कानून थे, आपको पता है आज़ादी से पहले जो कानून बन जाते थे उनको मानना पड़ता था। इसी वजह से जो आंदोलन चल रहा था आज़ादी का वो इस वजह से चल रहा था कि जो कानून थे वो इंडिया के लोगों के लिए फेवरेबल नहीं थे या इंडिया के लोगों के हक में नहीं थे। तो इस इंडिया में संविधान लागू होने के टाइम पर यह सोचा गया कि साहब हम जो लेजिस्लेचर है उसको इतनी ज़्यादा शक्ति न दे दें कि वो किसी भी तरह का कानून, जैसे अंग्रेज़ों के कानून बनाने की शक्ति अनलिमिटेड है वैसे ही शक्ति विधायिका को मिल जाए। इसी वजह से हमने आर्टिकल 13 की शक्ति जो है न्यायपालिका को दी, जुडिशरी को दी और ये कहा कि ये शक्ति उसकी प्राकृतिक शक्ति है, इनहेरेंट पावर है। ये शक्ति जो है ऐसा नहीं है कि हम उसको दे रहे हैं बल्कि उसकी नेचुरल शक्ति है कि वो किसी भी कानून को सही या गलत घोषित कर सकती है। और आर्टिकल 32 और 226 में ये पावर हाई कोर्ट को 226 में है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट का ब्रीच होने पर जुडिशियल रिव्यू कर सकती है उस कानून का जो कि फंडामेंटल राइट को छीन रहा है। और आर्टिकल 32 में ये पावर सुप्रीम कोर्ट की है कि किसी फंडामेंटल राइट का ब्रीच होने पर, उसका वायोलेशन होने पर उस कानून को जुडिशियल रिव्यू कर सकती है जो कि गलत है। और आर्टिकल 13(2) में कोई ऐसा कानून स्टेट के द्वारा बनाया गया है, आपको पता है कि स्टेट का यहाँ पे मतलब खास तौर से विधायिका है, क्योंकि स्टेट में मैंने आपको बताया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों ही शामिल हो जाती हैं। लेकिन कानून जो है वो कौन बनाता है? मेनली लेजिस्लेचर बनाता है। तो कोई राज्य ऐसा कानून बनाता है या लेजिस्लेचर ऐसा कानून बनाता है जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है,
उससे इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के, तो उस वायोलेशन की जो सीमा है, लिमिट है, उस लिमिट तक शून्य माना जाएगा, अमान्य माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। तो जुडिशरी का जो काम है वो जो प्राइवेट लॉ हैं उनका वैल्यूएशन करना है। और आपको पता है मैंने प्राइवेट लॉ आपको जो बताए थे तो ये बताया था कि प्राइवेट लॉ स्टेट लोगों के लिए बनाता है और स्टेट को गवर्न करने के लिए जो लॉ बनाए जाते हैं वो पब्लिक लॉ कहलाते हैं। यानी जिन नियमों से स्टेट गवर्न होगा वो पब्लिक लॉ में आएंगे और फिर जब स्टेट बन जाएगा तो वो लोगों के लिए कानून बनाएगा जो कि प्राइवेट लॉ में आएंगे। तो कोर्ट का काम उन प्राइवेट लॉज का वैल्यूएशन करना है जो कि फंडामेंटल राइट का वायोलेशन करने वाले अगर कानून हैं तो उनको वॉइड डिक्लेयर करने का अधिकार वो कोर्ट को दे दिया जाता है। और इसी वजह से चूंकि फंडामेंटल राइट का सुप्रीम कोर्ट को रक्षा करने का अधिकारी बनाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट का जो प्रोटेक्टर है, गारंटर है और इंटरप्रेटर है, उसका संरक्षक भी है, उसका व्याख्याता या उसका मतलब बताने वाला भी है। तो अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है। अब एक नया वर्ड यहाँ पे आया है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसका मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल का ये होता है कि उस कानून को कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ घोषित कर सकता है। तो अगर कोई कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो अपने आप में गैर कानूनी कानून हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो ये घोषित कर सकता है कि ये कानून संविधान के खिलाफ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बलवंत सिंह का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये माना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट और उसकी अथॉरिटी पर ये इंश्योर करने की ड्यूटी डालता है, ये सुनिश्चित करने की कर्तव्य उनके ऊपर डालता है। किसके ऊपर? राज्य के ऊपर, उसके प्राधिकारियों के ऊपर। राज्य आपको पता ही है बहुत ही पावरफुल संस्था है, पावरफुल संगठन है, उसके प्राधिकारी भी किसी न किसी तरीके से पावरफुल हो ही जाते हैं। अगर मैं सरकारी अधिकारी बन जाऊं, मैं पुलिस में आईओ बन जाऊं, मैं एसएसपी बन जाऊं, या मैं एक छोटा सा कांस्टेबल ही बन जाऊं, तो मेरे हाथ में तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी पावर आ ही जाएगी। तो राज्य एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है और राज्य का जो अथॉरिटी होती है, प्राधिकारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली अपने आप में काफी पावर अचीव कर लेते हैं। ठीक है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन उनके ऊपर ये ड्यूटी डालता है, कर्तव्य डालता है कि वो ये सुनिश्चित करें, इंश्योर करें कि हर नागरिक के मौलिक अधिकार प्रोटेक्टेड रहें, सुरक्षित रहें और संरक्षित रहें। ठीक है ना? सिक्योर्ड रहें और प्रोटेक्टेड रहें। तो ये ड्यूटी डालता है। अब सवाल ये है कि वो ड्यूटीज को पूरा कर पा रहा है स्टेट या स्टेट के प्राधिकारी अथॉरिटीज, या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना? लेकिन ड्यूटी संविधान ने उनके ऊपर डाली है। ये तो इंसान के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसको पूरा करता है या नहीं करता है। लेकिन संविधान ने ये ड्यूटी तो कानून बना के राज्य के ऊपर और राज्य की अथॉरिटीज के ऊपर डाल दी है कि आप ये सुनिश्चित करें, ये आपका ये कर्तव्य है कि आप लोगों के फंडामेंटल राइट को इंश्योर करें और प्रोटेक्ट करें, सुरक्षित करें और संरक्षित करें। ठीक है ना? सुरक्षित का मतलब पहले तो उन्हें किसी को इस तरह का काम ना करने दें कि वो उनके फंडामेंटल राइट छीने, और अगर छीन लिए हैं तो उनकी सुरक्षा करें, उनको
कानून के थ्रू जो है उनके अधिकार अगर हनन हुए हैं तो कम से कम कंपेंसेशन दिलवा दे, कम से कम जिस आदमी ने क्राइम किया उसे सजा ही दिलवा दे अगर कंपेंसेशन का मामला नहीं बन रहा है तो ये संरक्षित करने और सुरक्षित करने की जिम्मेदारी राज्य और उसके अधिकारियों की है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है, एल चंद्र कुमार का केस है, कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। और मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पिछली क्लासों में बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचा जो चीज होती है उसको कानून बना के भी बदला नहीं जा सकता है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि कानून बनाने की शक्ति जो होती है वो विधायिका या लेजिस्लेचर की होती है, आपको पता है। लेकिन विधायिका या लेजिस्लेचर को कानून बनाने की शक्ति है तो वो ये कहती है कि साहब हम कोई भी कानून बना दें, कुछ भी लिख दें, वो मानना पड़ेगा। लेकिन जब ये झगड़ा होता है तो न्यायपालिका ये कहने लगती है कि साहब तुम कानून बनाओगे तो हमें कानून को चेक करने की पावर है कि वो कानून सही है या गलत है। तुम गलत कानून बनाओगे तो हम उसको शून्य घोषित कर देंगे। जब ये क्लैश होता है पावर का न्यायपालिका और विधायिका के बीच में, तो वहां पर ये सिचुएशन क्रिएट होती है कि अब इसको कैसे जो है तय किया जाए कि सही बात क्या है या कौन पावरफुल है। तो आपको पता है कि यहाँ पर एक थ्योरी आ जाती है कि साहब ठीक है, विधायिका को कानून बनाने की शक्ति है, कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है, कानून बनाने की शक्ति है तो कानून ही बनाएगी, ठीक है ना। अगर मुझे कानून बनाने की शक्ति है तो मैं कानून बनाऊंगा, अगर मुझे पढ़ाने की पावर है तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई भी कानून बना दे, कैसा भी कानून बना दे? तो ये कहा कि साहब ऐसा नहीं है कि कोई भी कानून बना दे विधायिका। कानून ऐसा नहीं बना सकती है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को छीनता हो या बेसिक स्ट्रक्चर को चोट पहुंचाता हो या बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो। ठीक है, फंडामेंटल राइट की बात जहां तक है उसको आप छीन सकते हैं, लेकिन अगर कोई फंडामेंटल राइट ऐसा है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है या मूल ढांचा है तो आप उसको नहीं छीन सकते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं और इसको आसान तरीके से बताता हूं कि इसका मतलब ये है कि कुछ फंडामेंटल राइट इतने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या कुछ मूल अधिकार इतने ज्यादा अहमियत वाले हो सकते हैं कि उनको छीनने से संविधान का जो मूल ढांचा है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो विधायिका को जो कि ये क्लेम कर रही है, ये दावा कर रही है, बार बार ये कह रही है कि साहब हमें कानून बनाने की शक्ति दी है संविधान ने, तो तुम कैसे कह सकते हो कि कानून ये नहीं बनाओगे वो नहीं बनाओगे? तुम कौन? न्यायपालिका क्यों ऐसा कह रही है? न्यायपालिका ये कह रही है कि साहब तुम्हें कानून बनाने की शक्ति है तो हमें भी कानून का मतलब बताने की शक्ति है। जुडिशियल रिव्यू में उसका पुनर्वलोकन या उसकी समीक्षा करने की शक्ति है। मुझे ये समीक्षा करने की शक्ति है इस क्लास में एज ए टीचर होने के नाते कि ये स्टूडेंट सिंसियर है या ये स्टूडेंट एनार्किस्ट है, अराजकतावादी है। बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट एनार्किस्ट है, अराजकतावादी है, डिस्टर्ब करने वाला है। ये स्टूडेंट ये सिंसियर है, क्लास को स्मूथली रन करने में फैसिलिटेट करता है, मदद करता है, या क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ करता रहता है जो कि क्लास डिस्टर्ब हो। तो विधायिका को ये शक्ति है कि वो ये तय कर सकती है कि वो कानून बनाए। तो न्यायपालिका ये कहती है कि साहब हमें भी ये शक्ति है कि हम कानून का मतलब बताएं।
अब यहाँ पे ये आएगा कि विधायिका ने कोई कानून बनाया, न्यायपालिका ने कहा ये कानून गलत है, तो ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा, क्लैश होता रहेगा कि कानून बनाए, दूसरा कहे कि ये कानून गलत है। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि अगर वो कानून जो कि बनाया गया है अगर बेसिक स्ट्रक्चर को हनन करता है, बेसिक स्ट्रक्चर को छीनता है, यानी इस तरह का कोई काम करता है कि ये बिल्डिंग है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर, इसकी नींव है, मूल ढांचा इसका नींव है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब जो मूल ढांचा है, इसकी नींव है। अगर मैं इस नींव को हटा दूं तो ये बिल्डिंग खड़ी नहीं रह पाएगी। तो उसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो संविधान खड़ा नहीं रह पाएगा, संविधान की कोई अहमियत नहीं होगी। तो इस वजह से ये कहा गया, ये माना गया कि विधायिका को कानून बनाने की तो शक्ति है, लेकिन कानून बनाने की इतनी ज्यादा शक्ति नहीं है कि मूल ढांचा जो संविधान का है उसको भी छीनने वाला कानून बना दे, या उसको तोड़ने वाला कानून बना दे, या उसको ढहाने वाला कानून बना दे, या उसको कोलैप्स करने वाला कानून बना दे। शक्ति तो है कानून बनाने की, लेकिन ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करता हो। ये केस है एल चंद्र कुमार का। एल चंद्र कुमार के केस में 1995 में जुडिशरी ने इस बात को इंडिया में कहा कि साहब ठीक है, कानून बनाइए, आप बना सकते हैं, संविधान भी कह रहा है बनाइए, बनाने की पावर है, लेकिन आप उस चीज को नहीं हटा सकते हैं। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर है। इस बात को एल चंद्र कुमार के केस में कहा गया कि जो न्यायिक पुनर्वलोकन है, जुडिशियल रिव्यू है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये है कि हमें चेक करने की पावर जो है वो मूल ढांचा है, इसको नहीं छीन सकते आप। अगर विधायिका ये कानून बना दे संविधान में कि किसी कानून को चेक करने की पावर आज से न्यायपालिका की नहीं है, 13(2) तो यही कहता है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो फंडामेंटल राइट को छीनता है, कम करता है, उसके खिलाफ है। तो ये पावर न्यायपालिका को आर्टिकल 13(2) में मिल जाती है कि अब ऐसा कानून आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि 13(2) ये कह रहा है कि आप अगर बनाएंगे आप नहीं बना सकते, ठीक है ना। हालांकि ये साफ साफ नहीं लिखा है कि आप बनाएंगे तो मैं चेक करूंगा। आप अगर क्लास में डिस्टर्ब करते हैं तो ये नहीं लिखा है कहीं पे कि कौन चेक करेगा, लेकिन आप अगर कोई कानून बनाते हैं तो आप ऐसा नहीं बनाएंगे, इतना लिखा है कि कोई कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो फंडामेंटल राइट को छीनता है। आर्टिकल 13(2) इतना कहता है, कम करता है, छीनता है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि अगर आप बनाते हैं तो मैं चेक करूंगा। ये साफ साफ नहीं लिखा है। तो उन्होंने ये कहा कि जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है, यानी न्यायिक तरीके से समीक्षा करने की कि ये कानून सही है या नहीं है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है और ये पावर जो है न्यायपालिका को मिली हुई है, 13(2) में मिली हुई है, आर्टिकल 32 में भी मिली हुई है, क्योंकि मुकदमा वहीं पे फाइल होगा, रिट वहीं पे फाइल होती है 5 तरह की। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई फंडामेंटल राइट छीना जाएगा, आप 5 तरह की रिट्स में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सरसराई, को वारंटो, प्रोहिबिशन। ये 5 तरह की रिट्स हैं जो कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हैं कि साहब मेरे फंडामेंटल राइट, चूंकि इस विधायिका ने, इस कार्यपालिका ने, इन डीएम साहब ने या इन एमपी एमएलए साहब ने छीन लिए हैं, मुझे बचाओ। ऐसा कानून बना दिया जो कि मेरे फंडामेंटल राइट को छीन रहा है। तो ये एल चंद्र कुमार के केस में कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर है और इसको छीना नहीं जा सकता।